कल आपने स्वर और व्यंजन देख लिया था, वहाँ कोई डाउट तो नहीं है? अब हम स्वरों का वर्गीकरण कैसे किया गया है, पहले तो मात्रा के आधार पर किया गया है, तो हम मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। 11 स्वर आते हैं, उनमें री भी, ऋषि भी शामिल है ना? 11 में 10 स्वर और प्लस 1 जो है, एक में री भी शामिल है ना? ऋषि री नहीं है। 3 तो निकाल दिए थे ना, री, अंग और अ। 3 निकालने के बाद 10 बचे थे, और एक जो है अंग्रेजी का स्वर आ गया, हो तो 11 हो गया। आ बोलते हैं ना उसको, आ और अ के बीच का उच्चारण है वो, ऑफिस, बॉल, डॉक्टर, वो सीधे सीधे न तो आ है न तो अ है, दोनों के बीच का है। तो स्वरों का वर्गीकरण पहला है आधार मात्रा का। मात्रा के आधार पर ये इतना ही मोटा चलता है, कैसे? अरे यार, तो वही तो अपने को नहीं पता है ना। दो और शामिल करते हैं तो अम और आहा को शामिल करते हैं सर? है? मतलब 11 में 2 और शामिल करते हैं, अम और आहा को शामिल करते हैं, नहीं, तब 13 होते हैं ना? 13 तो री के साथ पहले ही है। पारंपरिक रूप से जो 13 स्वर है वो पहले ही से ही है। 3 को हम वहां से हटाते हैं, 1 को लाते हैं, तब 11 होता है। अभी भी कंफ्यूजन है? नहीं री को हटाए, अंग को हटाए, आ को हटाए, 13 में से 3 हटा दिए तो 10 हो गया, और एक अंग्रेजी का स्वर आया तो 11 हो गया। तो पारंपरिक रूप से 13 है, वर्तमान में 11 है। पारंपरिक रूप में री भी है, अम है, हाँ, यस, ठीक। 13 और 11 सब ऑप्शन 13 कल हमने बताया था 13 और 11 दोनों अगर ऑप्शन में आता है तो आप 13 को चुनिए। 13 पारंपरिक रूप से है, 13 को चुनिए। वैसे ऐसा प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, अब अगर आप लोग आपत्ति करेंगे तो वो विलोपित भी हो जाएगा, क्योंकि जिसके 2 आंसर होते हैं ऐसे प्रश्न जो है विलोपित होते हैं। जिसके 2 आंसर होते हैं या गलत आंसर होते हैं। तो मात्रा के आधार पर ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर जिसके उच्चारण में कम समय लगता है, इसकी परिभाषा बस इतना ही है। अब कम समय किसकी तुलना में लगता है? दीर्घ स्वर की तुलना में। सर एक बार और पूछना था, ये जो अनुस्वर वो 5 है ना, 5 संख्या ना अनुस्वरों की संख्या, वो पंचमाक्षर हैं 5 जो अनुस्वार का स्थान लेते हैं। जो या, ण, न, हाँ, वो अनुस्वार की जगह पर उसका इस्तेमाल होता है। 5 पंचमाक्षर है, वो पंचमाक्षर कहे जाते हैं। अनुस्वार ये अनुस्वार है और ये अनुनासिक है। अनुस्वार का जब उच्चारण करते हैं तो हवा नाक से निकलती है, और अनुनासिक का जब उच्चारण करते हैं तो हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है। जैसे चंद्र, चाँद, दोनों का उच्चारण करके देखो। चंद्र, नाक से हवा निकल रही है। चाँद, कुछ नाक से कुछ मुंह से।
तो यह अंतर होता है अनुस्वार और अनुनासिक में। ठीक है, तो जो अनुनासिक ध्वनियाँ होती हैं, जो नासिक की ध्वनियाँ होती हैं, वो 5 हैं हमारे यहाँ ऑलरेडी, जो पांचों वर्ग में हैं, और एक स्वयं में अनुस्वार है। तो ह्रस्व स्वर जिनमें कम उच्चारण, कम समय लगता है, अ, ई, उ, अ, ई, उ, इसमें इनके उच्चारण में कम समय लगता है। और दीर्घ स्वर जो हैं, इनमें ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दुगुना समय लगता है। जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, और जो नया स्वर आया है उसमें भी समय दुगुना लगता है। अब तीसरा और है जिसको कहते हैं प्लुत। ये हिंदी में है नहीं, लेकिन चूंकि स्वर का वर्गीकरण किया गया, वर्गीकरण में है, इसलिए इसका यहाँ पर उल्लेख है। जैसे ओम जब आप बोलते हैं तो ये वाला प्लुत है, तिगुना समय लगता है या तिगुना से भी ज़्यादा। ओम, या कहीं आप राम बोल रहे हैं तो राम, और जितना ज़्यादा खींचेंगे उतना ये बढ़ता जाएगा। राम, ओम, ये प्लुत मात्रा कही जाती है, जिसमें ह्रस्व मात्रा की अपेक्षा 3 गुना समय लगता है। ठीक है, तो ये अगर उच्चारण करने में इस बात का ध्यान रखा जाए तो गलतियां कम होगी। भाई हिंदी में जो बोला जाता है वही लिखा जाता है, जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है। अंग्रेजी जैसा नहीं है कि बोला कुछ जाता है, लिखा कुछ जाता है, पढ़ा कुछ जाता है। लिखते तो हैं आप नॉलेज, और पढ़ते क्या है? नॉलेज। जब पूछा जाता है भाई ये केक कहाँ गया, तो कहते हैं ये तो साइलेंट है। जब साइलेंट है तो लिखने की क्या जरूरत है इसको? लिखते हैं वाल्क और पढ़ते हैं वॉक। यल कहाँ गया भैया, कहते हैं साइलेंट है। तो हिंदी में कुछ भी साइलेंट नहीं है, जो आप बोलते हैं वही लिखते हैं, जो लिखते हैं वही पढ़ते हैं। तो यहाँ अगर आप उच्चारण सही सही करते हैं तो आपकी आधी परेशानी दूर हो जाती है। अब जैसे कहीं की लिखा है और कहीं की लिखा है, अब दोनों को कहाँ इसका प्रयोग करना है छात्रों को पता ही नहीं होता, कहाँ की लिखना है और कहाँ की लिखना है। किताब को भी अगर लिखना है तो किताब ऐसा लिख देंगे। बहुत सारे श्रीमती लोग हैं, उनको श्रीमती लिखना नहीं मालूम है, श्रीमती लिखते हैं जबकि श्रीमती होता है। तो ये चीज़ें मालूम होना चाहिए कि आप उच्चारण कहाँ कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और वह जानकारी अगर आपके पास है तो शब्द संबंधी अशुद्धियाँ तो बहुत कम हो जाएंगी। तो इसके लिए आपको उच्चारण का सही सही ज्ञान होना जरूरी है। इसके बाद जीभ के प्रयोग के आधार पर
जीभ के प्रयोग के आधार पर, हालांकि मैं देख रहा था ये आपके सिलेबस में नहीं है, सिलेबस हमको कल बाद में मिला है नहीं, लेकिन अब शुरू कर दिए हैं तो इसको है। अब ये आपका सिलेबस बनाने वाला जाने, वो डिपार्टमेंट परीक्षा लेने वाला जाने, कैसे लेता है, क्या करता है, बनाता सिलेबस कुछ है, पूछता कहीं और से है, तो फिर उसमें पढ़ाने वाले का क्या दोष होगा? अगर सिलेबस के बाहर से पूछेगा तो उसमें पढ़ाने वाले का क्या दोष होगा? जो प्रिंटेड सिलेबस है पढ़ाने वाला तो उसके आधार पर पढ़ाएगा। तो जीभ के प्रयोग के आधार पर अग्रस्वर, जीभ का 3 भाग कर लीजिए, अगला भाग, मध्य भाग और पश्च भाग, 3 भाग कर लीजिए। उसके आधार पर देख लीजिए अग्रस्वर में कौन कौन आता है। ई ई ए ए, उच्चारण करके देख लीजिए। जी जीभ का अगला भाग उसमें इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरह से मध्य स्वर, मध्य स्वर केवल अ है और पश्च स्वर है आ, ये पश्च स्वर है। आप इसका उच्चारण करके देखिए, जीभ के पिछले भाग का इस्तेमाल होता है। आ, उ, ओ, आ। अब देखिए पूरा का पूरा जीभ के पिछले हिस्से का इस्तेमाल हो रहा है। बाकी यंत्रों के अलावा जीभ का जहाँ इस्तेमाल हो रहा है उसमें जीभ के पश्च भाग का इस्तेमाल हो रहा है। अब मुख द्वार के खुलने के आधार पर, अब पता नहीं कितने आधार इन लोगों को मिलते हैं। मुख द्वार के खुलने के आधार पर पहला है विवृत। विवृत मतलब खुला हुआ। अब मुख द्वार जिसमें मैक्सिमम खुलता है वो कौन कौन से स्वर हैं? केवल आ है। जब आ बोलते हैं तो उसमें मैक्सिमम मुख खुलता है। 1.5 से 2 सेंटीमीटर या चाहे तो ज़्यादा भी खोल सकते हैं, तो वो अभ्यास पर निर्भर है। अर्धविवृत जिसमें आधा मुंह खुला होता है। विवृत में पूरा खुलता है और अर्धविवृत में आधा खुलता है। आधा किस में खुलता है भाई? ओ, ऐ, औ और आ। जब आ बोलते हैं तो इसमें पूरा मुंह नहीं खुलता है। आ से कम, अ से ज़्यादा है। तो अर्धविवृत में जहाँ पर आधा मुंह खुलता है
इसी तरह अर्ध समृत, अब आधा बंद, पहले पूरा खुला, फिर आधा खुला, और फिर अब उसका आधा बंद होता है, अर्ध समृत। पता नहीं कितना लोग मेहनत किए होंगे। ए और ओ, इनके उच्चारण में अर्ध समृत होता है, आधा बंद होता है। आधा खुलता है, आधा बंद होता है, मतलब नहीं समझ पा रहा हूं सर। अब ये समझने के लिए, जब विवृत कह रहा है तो पूरा खुलता है, अर्ध विवृत कह रहा है तो आधा खुलता है, अर्ध समृत कह रहा है तो अब वो जो आधा बचा उसका आधा। आधा बचे उसका आधा। हाँ, इसके बाद समृत, समृत जब कहेगा तो बिल्कुल बंद नहीं होगा, थोड़ा सा तो खुलेगा ही, बिना खुले तो उच्चारण होगा नहीं। तो ये एक अनुमान के आधार पर लोगों ने बनाया है, वर्गीकरण किया है। समृत, समृत में ई ओ, ये इनके उच्चारण में मुख की स्थिति समृत की अवस्था में होती है। अ ई उ, खोलना नहीं पड़ता, बहुत मुश्किल से आधा सेंटीमीटर खुलता होगा तो खुलता होगा। तो ये मुख द्वार के खुलने के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। पता नहीं ये प्रश्न इसमें से आता है कि नहीं आता है, इस पर भी प्रश्न पूछा जाता है। कंठाव कौन सा है? कंठाव ओष्ठाव कौन सा है? ये सब पूछता है। कंठो ओष्ठो नहीं, कंठ है, ओष्ठ है। उच्चारण सही करना सीखिए। अब होठों की स्थिति के आधार पर अवृत्तमुखी, होठों की स्थिति दो ही होती है, या तो वृत्तमुखी होगा या तो अवृत्तमुखी होगा, या तो वृत्त बनाएगा या तो वृत्त नहीं बनाएगा। तो अवृत्तमुखी कौन कौन से हैं? इसमें वृत्त नहीं बन रहा है। ए ऐ, आ ई ए, इसमें होठों का इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है। आ ई ए। वृत्तमुखी ओ और आओ। जब आप ओ और आ की स्थिति बोलते हैं, उच्चारण करते हैं, तो उसमें होठों की सक्रियता बढ़ जाती है और वृत्तमुखी हो जाते हैं। वृत्तमुखी का मतलब पूरा वृत्त नहीं बनता, लेकिन कुछ न कुछ वृत्ताकार होता है। अब अगला आधार है हवा नाक और मुंह से निकलने के आधार पर। हवा नाक और मुंह से निकलने के आधार पर क्या स्थिति होगी?
अनुनासिक और निरनुनासिक। जब हवा नाक से निकलेगी तो अनुनासिक होगा, जब हवा नाक से नहीं निकलेगी तो वो निरनुनासिक होगा। तो सभी स्वर अनुनासिक भी हैं और निरनुनासिक भी हैं। मूल रूप से सभी स्वर निरनुनासिक हैं, लेकिन सब अनुनासिक हो सकते हैं। जैसे निरनुनासिक में सभी स्वर, अनुनासिक में सभी स्वर। अब अनुनासिक कैसे होंगे? जैसे अ के ऊपर चंद्रबिंदु लग गया, आ के ऊपर चंद्रबिंदु लग गया, ई के ऊपर चंद्रबिंदु लग गया। अब इसके बाद जब मात्रा लग जाएगी तब चंद्रबिंदु नहीं लगेगा। तब क्या लगेगा? केवल बिंदु लगेगा, अनुस्वार। अगर स्वर के ऊपर मात्रा है तो अनुस्वार लगेगा, फिर अनुनासिक नहीं लगेगा। ठीक है? अब एक और आधार है घोषत्व का आधार। ई के ऊपर बिंदु है वो भी अनुनासिक है ना सर? जो मात्रा के बाद जो अनुस्वार लगा है वो भी अनुनासिक है। वो जो आखिरी में आप लिखे वो है अनुस्वार। ये नियम है कि जहाँ मात्रा नहीं है वहाँ अनुस्वार लगेगा, और जहाँ मात्रा है अगर अनुस्वार आता है तो वहाँ पर अनुनासिक आता है तो भी वहाँ पर अनुस्वार लगेगा। आई बात समझ में? मात्रा की स्थिति में अनुस्वार हो जाएगा, जहाँ मात्रा नहीं है वहाँ अनुनासिक लगेगा, बशर्ते हवा नाक और मुंह दोनों से निकल रही हो। वो अनुनासिक के अंतर्गत आया ही नहीं है जो आप लोग लिखे हैं, मात्रा के बाद जो अनुस्वार लगा है। ये तो अनुनासिक ही है। नियम तो देखिए ना, जहाँ ऊपर मात्रा है, जब मैं बोलते हैं मैं लिखते हैं तो ऐसा लिखते हैं, लेकिन वो वास्तव में है क्या? ये है मैं, लेकिन मात्रा है इसलिए चंद्रबिंदु नहीं लगेगा। बात समझ में आ रही है? मात्रा होगा तो चंद्रबिंदु नहीं लगेगा, जहाँ मात्रा नहीं होगी वही चंद्रबिंदु लगेगा, बशर्ते हवा नाक और मुंह दोनों से निकल रही हो। ठीक है? ऐसा ही चलते रहेगा सर। ऊ में भी मतलब ऐसे ही लगते जाएगा, मतलब जिसमें मात्रा हाँ। ओ है, ओ है, और मैं आओ बोलेंगे उसमें अनुस्वार लगेगा। हैं? आओ बोलेंगे उसमें अनुस्वार। मात्रा जहाँ है वहाँ अनुस्वार हो जाएगा। जहाँ भी ऊपर मात्रा है वहाँ अनुस्वार हो जाएगा। जैसे आप अगर ऊंट लिख रहे हैं तो आप कहेंगे ऊ में तो मात्रा है, लेकिन ऊ में मात्रा ऊपर नहीं है, शिरोरेखा के ऊपर मात्रा नहीं है। अब घोषत्व तो क्या आधार है?
स्वर तंत्रियों में जो कंपन होता है वह घोषत्व का आधार है। उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियां कंपित होती हैं तो वह घोष होता है, और जिसमें स्वर तंत्रियां कंपित नहीं होती या कम कंपित होती हैं वो अघोष होता है। सभी स्वर सघोष हैं। बताया ना, घोषत्व का मतलब ये है कि स्वर तंत्रियों में जो कंपन होता है। भाई एक स्वर यंत्र है मुंह के अंदर, जो स्वर तंत्रियां हैं उसी से तो हम उच्चारण करते हैं, उसी से तो आवाज़ निकलती है। तो उन्हीं तंत्रियों में जो कंपन होता है उसे हम सघोष बोलते हैं, जिसमें कम कंपन होता है उसे अघोष बोलते हैं। ठीक है। अब संयुक्त व्यंजन तो आपने देखा, कौन कौन से हैं? संयुक्त व्यंजन संयुक्त स्वर भी होता है। धन ई बराबर ए, अधन ए बराबर ए, अधन उ बराबर ओ, अधन ओ बराबर ओ। ये संयुक्त स्वर हैं। स्टार हो गए। हैं? हाँ। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को पढ़ाने के पहले मुझे भी नहीं पता था कि स्वर संयुक्त भी होता है। कई किताबों को पढ़ते पढ़ाते तब ये मिला कि स्वर संयुक्त भी होता है। तो उसका संयोग ऐसा होता है अ ई बराबर ए, अ ए बराबर ए, अ उ बराबर ओ, अ बराबर औ। तो इस तरह से यह संयुक्त स्वर होता है। तो कहते हैं ना, सीखने की प्रक्रिया उम्र भर चलते रहती है। ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम में आप सीख लिए उसके बाद सीखने की ज़रूरत नहीं है। तो जीवन भर आदमी सीखते रहता है। और मैं आपको बताऊं कि केवल प्रोफेसर सिखाता ही नहीं है, वह बच्चों से भी सीखता है। कई बार कई चीज़ें ऐसी आती हैं जो हम स्टूडेंट से सीख लेते हैं। तो सीखने के लिए ऐसा छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, जहाँ से सीखने की चीज़ मिले उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। अब हम व्यंजनों का वर्गीकरण करेंगे। ये स्वरों का वर्गीकरण हो गया। सर अ और बड़ा ई मिलके क्या होगा? हैं? अ और बड़ा ई मिलके ये होगा। अ और बड़ी अ और बड़ा ई मिलके ये होगा। नहीं तो आप बड़े ई के चक्कर में क्यों पड़ गए हो? जब फार्मूला आपको मिल गया कि इस फार्मूले से बनता है, तो आप जो है बड़े ई के चक्कर में क्यों पड़ गए? कुछ नया कुछ बनाने के चक्कर में हो तो बताओ भाई।
भाई इसको मैं समझता हूँ, अगर आप ऐसा करें जैसा आप जो तर्क लगा रहे हैं, अ धन ई, ए किससे बना? अ धन ई से। अ बनाइए तो अ धन ई, तो आ धन ई बराबर ए, आ धन ई बराबर ए हो जाएगा। ये संधि के किसी न किसी नियम में होगा। अब व्यंजनों का वर्गीकरण कर लेते हैं। यस सर। व्यंजनों का वर्गीकरण भी घोषत्व के आधार पर किया गया है। घोषत्व का आधार मतलब स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर। तो यहाँ भी अघोष और सघोष दो तरह के व्यंजन हैं। अघोष जिसमें स्वर तंत्रियों का कंपन नहीं होता या बहुत कम होता है, और सघोष जिसमें स्वर तंत्रियों का कंपन ज़्यादा होता है। तो हर वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण समझ में आ रहा है? क वर्ग का क ख, च वर्ग का च छ, ट वर्ग का ट ठ, त वर्ग का त थ और प वर्ग का प फ। ये क्या है? अघोष ध्वनियाँ हैं। और श, श और स ये भी अघोष ध्वनि के अंतर्गत आते हैं। अब सघोष ध्वनियाँ या घोष ध्वनियाँ जिनको कहते हैं, उसमें हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण सभी स्वर